यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई समानता पाई जाती है, तो वह मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, भ्रम फैलाना या किसी भी प्रकार की हानि को बढ़ावा देना नहीं है। हम इस कहानी में दिखाए गए किसी भी असुरक्षित, गैरकानूनी या अनुचित गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते या समर्थन नहीं करते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। उनके बीच कई पीके हुए, लेकिन हर बार सन्या गिल ने उन्हें पूरी तरह हरा दिया। आराधी देसाई के पास कोई मौका ही नहीं था। इस समय सन्या गिल के लाइव रूम में जो विश्वास का जहर फैलाती है, एक सांप जैसे चेहरे वाली औरत अपने फैंस को गलत बातें सिखा रही थी। लड़कियों, पुरुषों के साथ अच्छा मत बनो। अगर तुम अच्छी बनोगी तो वे तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। पुरुष कुत्ते की तरह होता है, उसे थोड़ा खाना दो, वो तुम्हारे पास चाटने आएगा। एक बार फंस गया तो मारो या डांटो, वो भागेगा नहीं। हम औरतों के लिए बच्चे पैदा करना सबसे बड़ा काम है। शादी के बाद हम बच्चे जनती हैं, वो दर्द पुरुष कभी नहीं समझ सकते। इसलिए पुरुषों को हमारे साथ अच्छा करना ही चाहिए। लड़कियों, अगर पुरुष तुमसे प्यार करता है तो वो सब कुछ देगा। अगर वो 10,000 का बैग देने में हिचकिचाए तो वो तुमसे प्यार नहीं करता। लड़कियों, मेरी बात याद रखो। सन्या गिल की आवाज़ में बहुत जोश था। उसके पास लोगों को गुमराह करने का तरीका था। तान्या खन्ना और दिव्या अरोड़ा उसकी बड़ी फैन थीं। वो रील्स पर एक बड़ा खतरा है, उसके 15 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो गलत बातें इतनी अच्छे से बोलती है कि कई औरतें उसमें फंस जाती हैं। उसकी एक ताकत का नाम है संतान सेना, लेकिन इसका दुख पुरुषों को झेलना पड़ता है। सन्या गिल हमेशा मासूम और अच्छी लड़कियों को पीके के लिए चुनती है, ताकि वो उन्हें बुरा कह सके, जैसे सफ़ेद कमल या हरी चाय वाली। आराधी देसाई भी उसका निशाना थी। स्क्रीन बदलती है, दोनों पीके के लिए जुड़े। आराधी देसाई ने हंसकर कहा, सन्या दीदी, थोड़ा रहम करना। सन्या ने ठंडे अंदाज में ताना मारा, ताओ दीदी, चिंता मत करो, मेरे लोग बहुत नर्म हैं। तुम कितनी फेमस हो मुझे नहीं पता, मेरे साथ पीके करना तुम्हारे लिए सस्ता है, समझी। आराधी थोड़ा शर्मिंदा हुई और चुप रही। सन्या ने फिर कहा, याद रखना, पीके हारने वाला लाइव मेकअप उतारेगा। फिर उसने माइक बंद किया। पीके शुरू हुआ। 4 मिनट की उल्टी गिनती। सन्या का एक चेहरा सामने और एक पीछे। माइक बंद करते ही उसने पूरी ताकत लगा दी। लड़कियों, सामने वाली सफ़ेद कमल को देखा। पुराने ज़माने के कपड़े पहनकर बाहर लड़कों को फंसाती है। उसे लगता है सुंदर होना ही सब कुछ है। ये बस मेकअप और फिल्टर है। उसे हरा दो, गिफ्ट भेजो और मेकअप उतारने दो। उसके लाइव रूम में मूर्ख औरतें थीं जो सफ़ेद कमल और हरी चाय वाली को दबाने में मजा लेती थीं। गिफ्ट भेजो, सामने वाली को हरा दो। विशाख परिवार की सेना तैयार है। मुझे आराधी देसाई को देखकर गुस्सा आता है। औरत को दिल और अंदर की खूबसूरती देखनी चाहिए। वो सुंदर दिखकर लड़कों को फंसाती है। ये औरतों के लिए शर्म की बात है। ये समाज का माहौल बिगाड़ रही है। आराधी देसाई के फैंस बहुत प्यारे और अच्छे थे। वो लोगों को ताज़ा एहसास देते थे। आराधी का फ़ोन कैमरा सिद्धार्थ रॉय पर था। उसने मजाक में जीभ निकाली, मेरे लाइव के फैंस तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। पीके की चिंता मत करो, बस फैंस से आराम से बात करो, प्लीज़ प्लीज़। आराधी का ऐसा बेफिक्र अंदाज था। सिद्धार्थ खरीदारी में बोर हो रहा था तो उसने लाइव में बात करने का सोचा। लड़के, तुम क्या काम करते हो? इतने पैसे वाले कैसे हो? हाँ, हम भी जानना चाहते हैं। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, ऐसा करो, मैं कुछ लाइन गाता हूँ, तुम अनुमान लगाओ मैं क्या करता हूँ। हाँ, वाह। सिद्धार्थ का लेंस बहुत अच्छा लग रहा था। आराधी पास में फ़ोन होल्डर पकड़े थी, जैसे उसकी हेल्प। सिद्धार्थ ने गला साफ किया और गाना शुरू किया। मैं दक्षिण से उत्तर जाना चाहता हूँ और सफ़ेद से काला भी। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखें पर न जाने मैं कौन हूँ। ये 4 लाइन पॉप म्यूजिक स्टाइल में जैसे हल्की हवा सबके दिल में समा गई। बहुत मधुर लगा। लाइव रूम में तहलका मच गया। सारे छिपे लोग बाहर आए और कमेंट्स तेजी से आने लगे। वाह लड़के, तुम गाना इतना अच्छा गाते हो। ये गाना ऐसे गाया तो इतना अच्छा लगा। लड़के, क्या तुम सिंगर हो? ये गाना सन्यासी स्वर है पर तुम सन्यासी नहीं। तुम ज़रूर सिंगर हो। छिपाना बंद करो, मैं दंग हूँ। तुम रील्स के बड़े म्यूजिक एंकर को हरा सकते हो। बिना म्यूजिक के गाना, ये है ताकत। इतना अच्छा, पूरा गाना गाओ। तुम म्यूजिक स्कूल के जीनियस हो, वरना मैं फ़ोन खा लूँगा। सिद्धार्थ हंसा। किसी ने उसका काम नहीं पहचाना। गलत, मैं तो कुरियर पहुँचाता हूँ। सिद्धार्थ रॉय के इन शब्दों ने लाइव रूम में हंगामा मचा दिया। जैसे ही उसने कुरियर पहुँचाता हूँ कहा, लाइव रूम और जोश में आ गया। कुरियर पहुँचाता हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का कुछ दिन पहले वायरल हुए नंबर 1 कुरियर भाई जैसा है? हाँ, बहुत मिलता जुलता। नहीं, ये वही है। हाँ,
तुम ही हो भाई, सोचा नहीं था कि तुम मिलोगे। अरे, आराधी के लाइव रूम में तुमसे मिलना, वाह कमाल भाई, मैं भी तुम्हारा फैन हूँ। अरे, मुझे तो प्यार हो गया। सचमुच वही है, तभी भाई को देखकर जाना पहचाना लगा। मैं तो दंग हूँ बहनों। लाइव रूम में जोश छा गया। आराधी देसाई हैरान रह गई। उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। मैं बता देता हूँ, वो मैं ही हूँ। सिद्धार्थ रॉय ने जैसे ही ये कहा, स्क्रीन पर एक गुलाबी महल उछला, चमकता हुआ सुनहरा रंग। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है जो मेरी स्क्रीन ढक रहा है? आराधी ने देखा, अरे, ये उत्सव है। मेरे फैंस को शुक्रिया, किसी ने एक साथ 10 उत्सव भेजे। एक उत्सव 3000 का होता है। होस्ट को एक मैसेज मिला जिसने उत्सव भेजा था। आराधी ने पढ़ा, भाई तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, जल्दी रील्स पर लाइव करो ना। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, लाइव करना? मेरा ऐसा प्लान नहीं है, मेरे पास और काम है। उत्सव भेजने वाले ने कहा, क्या? मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम इतने कूल हो, कई रातें तुम्हारे बारे में सोचकर नींद नहीं आई। सिद्धार्थ ने प्यार से कहा, ये ठीक नहीं, स्टार के पीछे मत भागो, समझा? और छोटे बच्चे गिफ्ट न भेजें। लाइव रूम फिर से तेजी से चलने लगा। वाह भाई, कितना प्यारा है, मुझे तो प्यार हो गया, मैं फैन बन गई। हजारों लोग बोल रहे हैं, भाई रील्स पर लाइव करो, हम साथ देंगे। लाइव रूम में उबाल आ गया। पहले 3 की लोकप्रियता थी, अब 8 हो गई। सिल्वर वेव्स 5000 से 39 हो गए, यानी असली पैसे में। ये सब 1 मिनट में हुआ। विश्वास का जहर की नेता सन्या गिल का गुस्सा फट पड़ा। उसने देखा कि वहां 39 लाख ने उसके 2.8 लाख को कुचल दिया। वो गुस्से में चिल्लाए। उसने अपने फैंस को डांटना शुरू किया, तुम बेकार लोग, मेरे लिए गिफ्ट भेजो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मैं हारी तो कौन तुम्हें दिल जीतने की 36 तरकीब सिखाएगा? बाद में अगर तुम किसी बेकार लड़के से मिली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बेकार बहनें। उसके लाइव रूम में हंगामा हो गया। कुछ नए फैंस ने उसकी बुराई शुरू की, पर कुछ मूर्ख औरतें जो उसके गलत बातों से कंट्रोल थीं, चुपके से पैसे डालकर गिफ्ट भेजने लगीं। उसकी लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। पल में आराधी देसाई के लाइव की लोकप्रियता 30 हो गई और सिल्वर वेव्स 78 तक पहुंच गए। ये वो नंबर हैं जो सिर्फ बड़े होस्ट्स के पास होते हैं। उस फैन की रिक्वेस्ट पर, जिसने 10 उत्सव भेजे और लाइव रूम में हजारों लोगों की मांग पर, सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं सन्यासी स्वर का पूरा गाना गाऊंगा। पहले म्यूजिक, पहले म्यूजिक। सिया कपूर ने फोन उठाया और कुगो पर म्यूजिक चला दिया। सिद्धार्थ ने गाना शुरू किया, बिल्कुल सही जगह पर। उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि दिल को छू गई। मैं दक्षिण से उत्तर जाना चाहता हूँ और सफ़ेद से काला भी। मैं चाहता हूँ लोग मुझे देखें पर न जाने मैं कौन हूँ। देखो मेरे जूते फट गए, मेरी टोपी भी फटी, मेरा चोला भी फटा, पर मेरा दिल तुमसे बहुत साफ है। पैसे हों तो क्या, न हों तो क्या, हर जगह घास बहुत है और आग जो कभी बुझती नहीं। अगर मैं गलत नहीं तो तुम ज़रूर बिक गए हो। तुम अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, पर इस दुनिया में बेईमान बहुत हैं। इसलिए तुम बचपन की किताबें भूल गए। सबके साथ चलना सीखो, हर चीज़ की परवाह न करना सीखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पागल लोग हैं। ला 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 गाना गाया। गाने में भरपूर भारतीय शैली थी और इसके बोल एक इंसान की आज़ाद और मजबूत सोच को दिखाते थे। रैप वाला हिस्सा एक कहानी जैसा था जो सुनने वालों को बिना जाने ही गाने की दुनिया में ले गया। क्लाइमैक्स हिस्सा आते ही सबका जोश चरम पर पहुंच गया, हर कोई भावनाओं में डूब गया। लाइव रूम में कमेंट्स की स्पीड 500 प्रति सेकंड से ज़्यादा हो गई। वाह वाह, ये गायन हर चीज़ को मात देता है। क्या मज़ा, सचमुच मज़ा आया मेरी माँ। ये तो कॉन्सर्ट जैसा है। मुझे तो प्यार हो गया। मैं बस यूं ही आया था, होस्ट की लिस्ट देखी, पर अब यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। फैन बन गया, धमाल हो गया। गानों का भगवान, ये तो गानों के भगवान लेवल का है। अरे, प्रोफेशनल प्लेयर को तो इजाज़त नहीं ना। बहुत जोश। मेरा वाला गाना अभी आधा ही हुआ था और आराधी देसाई के फैंस तेज़ी से बढ़ रहे थे। 14 लाख से सीधे 20 लाख हो गए। अगला हिस्सा शुरू हुआ। ला ला ला, जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। रास्ता खोलने वाला पुराने नियम तोड़ देता है। BCTRAP, मैं आंखों में चमक नहीं, भारत में। ला 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 कोरस आया और सब चिल्लाने लगे। गाना इतना पकड़ने वाला था कि हर कोई इसके साथ झूमने लगा। हजारों कमेंट्स एक ही तरह के थे, गाना गाया। सिया कपूर भी अपनी दीदी के साथ मस्ती में सिर हिलाने लगी और गुनगुनाई, ला ला ला। गाना गाया। आराधी देसाई भी मज़े ले रही थी और वो भी गुनगुनाने लगी। इस गाने की धुन इतनी मज़ेदार थी और सिद्धार्थ रॉय का गाना गाने का ढंग और उसकी गहरी आवाज़ ने सबको उसकी गाने की दुनिया में डुबो दिया। सिद्धार्थ का गाना सुनना एक अलग ही मज़ा था। दुनिया से दूर, बिना किसी चिंता के, सब कुछ छोड़ देने का एहसास। एक शब्द में, मज़ा। और गाने के बोल, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पागल लोग हैं।
ये तो विश्वास का जहर वाली नेता पर ताना था। स्कर गाना पूरा होने के बाद सिद्धार्थ ने कूल अंदाज में पोज दिया और फैंस को उसकी गाने की दुनिया से वापस लाया। सिद्धार्थ के फैंस बन गए। सबके चेहरों पर चमक थी, चाहे वो दीदी के फैंस हों या भाई के। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मेरे कान तो प्रेग्नेंट हो गए। रुक नहीं पा रहा, एक और गाना सुनना है। एक और, फिर से सुनना है। मैं पागल हो गया, यहाँ से निकल नहीं पा रहा। पेट शॉप वाला हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, निकल नहीं पा रहा। मैं भारत स्वर का प्रोड्यूसर हूँ। क्या ये कूल लड़का हमारे चौथे सीजन में हिस्सा लेना चाहेगा? मैं स्पार्कल प्रोडक्शंस का स्काउट हूँ। आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट है। तुम इतने अच्छे दिखते हो। मेरे आर्टिस्ट तुम्हें देखकर बाथरूम में रोने चले गए। कितना कूल, कितना कूल। मेरी माँ, दिल तोड़ने वाला गाना। यार कहाँ मिलेगा? कुन, ये तो बड़ा गुरु है। सीनियर, ला। सिद्धार्थ ने हल्के से कहा, सॉरी, मुझे अभी कुरियर पहुंचाना है, आर्टिस्ट बनने का टाइम नहीं है। सब हैरान रह गए। स्काउट, कमाल, लगता है रैप के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारी जगह ले सकता। न्यू सॉन्ग प्रोड्यूसर, तुमने चैंपियनशिप मिस कर दी। हमारा न्यू सॉन्ग हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरा बीजीएम तुम्हारे लिए तैयार है। तुम्हारी आवाज़ के साथ हमारा म्यूजिक ज़रूर हिट होगा। पॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर, पॉप गाने गाने में इंटरेस्ट है। तुम न सिर्फ रैप में अच्छे हो, बल्कि तुम्हारी आवाज़ भी बहुत स्थिर है। साथ में गाना बनाएं। एक रैप सिंगर, मुंह खोलते ही पता चला पुराना खिलाड़ी है। पेट शॉप ओनर, तुम कमाल हो, कुगू के म्यूजिक के साथ बिना साउंड कार्ड के इतना अच्छा गाया। सिद्धार्थ हैरान हुआ, गाने के लिए साउंड कार्ड चाहिए? मुंह खोलना काफ़ी नहीं है क्या? एक साउंड कार्ड सिंगर शर्मिंदगी के साथ स्टूडियो से बाहर निकला। वाह, गजब है, बहुत गजब, शानदार क्लास। इस बार के नाटक से मैं शर्मिंदा हूँ। रील्स मीडिया ने चुपके से कहा, हर बात सोने जैसी है, इसमें दम भी है और मज़ा भी। एक जानकार ने कहा, लाइव शो का असर धमाकेदार है। अगर कोई कंपनी इसे साइन कर ले तो बहुत पैसा कमा सकती है। पीके खत्म हुआ। सिर्फ 185 मिनट में 40 लाख साउंड वेव्स कमा लिए, सीधे 5.5 लाख को हरा दिया। फैंस भी 14 लाख से बढ़कर 38 लाख हो गए। सिद्धार्थ रॉय और सिया कपूर के जाने के बाद आराही देसाई के एंकर बैकस्टेज पर खबरों का तूफान आ गया। सब पूछ रहे थे कि सिद्धार्थ रॉय की कोई खबर है क्या। जब आराही देसाई ने जवाब दिया, तब तक सिद्धार्थ रॉय दूर जा चुका था। इस लाइव शो से उसे 9 रुपये की कमाई हुई, जो छोटी रकम नहीं है। सिद्धार्थ रॉय का चेहरा उसके दिल में बस गया। उसने पुरानी स्टाइल की एक मशहूर लाइन याद की, लड़की के पास देने को कुछ नहीं, बस अपना दिल दे सकती है। उसने बिना सोचे बोल दिया। लाइव रूम में फिर से हंगामा हो गया। बस, हो गया। आराही प्यार में पड़ गई, पूरी तरह पड़ गई। हमारी आराही को मोहब्बत हो गई, बड़ी खबर। मैं इस शादी से राजी हूँ। चलो ताऊजी। आराही देसाई का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से शो बंद कर दिया। रील्स पर ऐलान, विश्वास का जहर की लीडर सान्या गिल का लाइव रूम 3 साल के लिए पूरे नेटवर्क से बंद कर दिया गया क्योंकि उसका कंटेंट खराब था और उसने फैंस का अपमान किया। लड़कियों के लिए जहरीले विचार खत्म करें और लड़कों को सुंदर घर लौटाएं। जहरीली सान्या पागल हो गई, गालियां दी, दिमाग फट गया। मनोरंजन के बड़े लोगों के ग्रुप में हमेशा होड़ मची है। मैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट स्टार बनाऊंगा। इंटरनेट स्टार क्या, ये तो ग्लोबल सुपरस्टार बन सकता है। ये 100 साल में एक बार मिलने वाला रैप किंग है। गलत रास्ते मत जाओ। # अध्याय 42, रिया का ज्ञान। सिद्धार्थ रॉय भी अपने हिट होने से थोड़ा हैरान था। आखिर गाना तो बस उसका शौक है, वो तो मज़े में गाता है, आर्टिस्ट बनने का नहीं सोचा। और उसका सपना तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। इंटरनेट स्टार, आर्टिस्ट, ये तो थोड़ा छोटा है। इंसान को बड़ा सोचना चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। चुपके से जीना और जोरदार काम करना। रात 10 बजे सिया कपूर को घर छोड़ा। सिया कपूर ने कहा कि सिद्धार्थ रॉय रात रुक जाए, पर उसने मना कर दिया। लाखों के थैलों का ढेर देखकर सिया कपूर का चेहरा लाल हो गया। मैं सिद्धार्थ भैया की इतनी मदद कैसे चुकाऊंगी। अगला दिन सुबह तक एक 8 का कुरियर डिलीवर किया। इन दिनों सिद्धार्थ रॉय के ज़्यादातर कुरियर ग्राहक लड़कियां हैं और वो दिखने में भी अच्छी हैं। कभी कभी थोड़ा लालच भरा फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन अफसोस कोई इनाम नहीं। इस वक्त सड़क के किनारे पार्किंग में रोल्स रॉयस महाराजा के पास एक पतला चश्मा वाला आदमी खड़ा था जो 170 सेमी से छोटा था, हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए। वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सिद्धार्थ रॉय को आते देख उसने जैसे कोई मददगार मिल गया हो। लड़का, मेरी थोड़ी मदद करोगे? अरे क्या मदद? सिद्धार्थ रॉय को अचानक लगा। बात ऐसी है, चश्मा वाले ने बताया, वो एक अमीर लड़का था जो ऑनलाइन एक लड़की से प्यार कर बैठा, पर उसे डर था कि लड़की उसके पैसे पर नज़र रखेगी। इसलिए वो किसी को ढूंढना चाहता था जो उसकी ऑनलाइन डेट का टेस्ट करे।
अगर लड़की उसे पसंद कर ले तो वो बाद में सब साफ कर देगा। वो दिल से गरीब लोगों को छोटा समझता था, इसलिए उसने एक आर्ट वाले सिद्धार्थ रॉय को टेस्ट के लिए चुना। ये उसकी चालाकी थी, काफ़ी गहरी। चश्मा वाला लड़का अपने फ़ोन को दिखाते हुए बोला, देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है, क्या वो सुंदर नहीं? सिद्धार्थ रॉय ने एक नज़र डाली, ज़्यादा से ज़्यादा 80 नंबर, पर चश्मा वाले के लिए ये बहुत है। सिद्धार्थ रॉय ने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाएगा, अगर कुछ गलत हुआ तो वो ब्रेकअप मास्टर की असली पहचान बता देगा। हाँ सही है, ये योजना एकदम बढ़िया है। सिद्धार्थ रॉय ने व्हाट्सएप पेमेंट का QR कोड खोला। चलो पैसे कमाते हैं, मैं तुमसे 5,000 लूँगा। 5,000 इतना ज़्यादा? चश्मा वाला लड़का हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ रॉय इतना मांगेगा। सिद्धार्थ रॉय ने तंज कसा, क्या इतना पैसा भी नहीं दे सकते? चश्मा वाला लड़का चुप हो गया। दांत पीस कर उसने पैसे भेज दिए। टेस्ट अब शुरू हुआ। चश्मा वाला लड़का घास में छिपकर चुपके से देखने लगा। सिद्धार्थ रॉय मिराज के सामने BMW के पास खड़ा था। थोड़ी देर में लाल ड्रेस में एक लंबी पतली लड़की आई, जिसका स्टाइल अच्छा था, मॉडल जैसी फिगर और इंटरनेट स्टार जैसा चेहरा। हाई हील्स में उसकी लंबाई 180 सेमी थी और मेकअप के साथ उसे 80 नंबर मिल सकते थे। उसने दूर से सिद्धार्थ रॉय को देखा तो हैरान रह गई, क्या ये कुरियर है? जब वो धीरे धीरे सिद्धार्थ रॉय के पास आई तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। वाह, मेरा ऑनलाइन डेटिंग वाला इतना हॉट और हैंडसम है। सुंदर चेहरा, बिल्कुल सही नैन नक्श, परी जैसा लुक, सबसे टॉप। इतने हैंडसम चेहरे के साथ कुरियर क्यों? मेरे साथ रात में कपल लाइव स्ट्रीमिंग करो, कितना मज़ा आएगा। खुशहाल जिंदगी जियो और पैसा भी कमाओ, दोनों मज़े। लाल ड्रेस वाली लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम राहुल हो? सिद्धार्थ रॉय ने कहा, हाँ, और तुम इशिता हो? मीठी। इशिता इतनी खुश हुई कि वो तुरंत सिद्धार्थ रॉय के गले लग गई, उसकी मर्दानगी महसूस करते हुए। हाय, हाँ मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतने हैंडसम हो, मैं तो उत्साहित हूँ। उसने सोचा था कि राहुल कोई साधारण लड़का होगा, पर ये तो सुपर यूनिवर्स का सबसे हैंडसम लड़का निकला। ये तो बहुत हैरान करने वाला था, बिल्कुल अनपेक्षित। सिद्धार्थ रॉय ने इशिता को हल्के से दूर किया और पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि मैं कुरियर हूँ? इशिता ने जोर जोर से सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम साथ होंगे तुम कुरियर मत करना, हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलेगी। हाय, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा था तुम अच्छे नहीं दिखोगे, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। इशिता इतनी खुश थी कि उसने सिद्धार्थ रॉय का हाथ नहीं छोड़ा। अचानक घास में से एक साधारण सा लड़का निकला, वही चश्मा वाला था। इशिता वही लड़की थी जिससे वो 3 महीने से ऑनलाइन डेटिंग कर रहा था, और अब इशिता ने टेस्ट पास कर लिया था तो उसका बाहर आने का समय था। इशिता, मैं राहुल हूँ। चश्मा वाला लड़का सीधा खड़ा हुआ। ये तुम कहाँ से आए? सब साफ है, कौन बेहतर है? इशिता के चेहरे की खुशी तुरंत गायब हो गई। उसने सिद्धार्थ रॉय का हाथ पकड़ रखा और बोली, नहीं, तुम नहीं हो। ये हैंडसम लड़का मेरा पति है, तुम नहीं। मैं सचमुच हूँ। अगर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें हमारी चैट दिखाता हूँ। चश्मा वाले ने जल्दी से फ़ोन दिखाया। वो इशिता से आधा सिर छोटा था। इशिता ने पक्का सबूत देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने भौहें चढ़ाईं और गुस्से में बोली, तुम झूठे हो, हमारा ब्रेकअप, मुझे दूसरों का झूठ पसंद नहीं। चश्मा वाले ने गुस्से में इशिता की कलाई पकड़ ली। नहीं इशिता, मेरी बात सुनो, मैं असल में करोड़पति हूँ, मैं बस तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, ये मेरी गाड़ी है। फिर चश्मा वाले ने BMW की चाबी दबाई। ड्यू BMW की LED लाइट्स कुछ बार चमकीं। ये 100 करोड़ से ज्यादा की BMW थी। क्या तुम करोड़पति हो? इशिता की आंखों में फिर से खुशी की चमक दिखी और उसका सिद्धार्थ रॉय का हाथ पकड़ना धीरे धीरे ढीला हो गया। सिद्धार्थ रॉय की खूबसूरती और इस करोड़पति के लालच के बीच वो हिचकिचाई। मेरा पति थोड़ा साधारण दिखता है, पर कम से कम उसके पास पैसा तो है, मेहनत करने की जरूरत नहीं। चश्मा वाले ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ, मेरे परिवार के पास कम से कम 500 करोड़ हैं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इशिता खुशी से उछल पड़ी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बदलाव इतना तेज था कि समझना मुश्किल था। सिद्धार्थ रॉय जाने वाला था। पीछे से चश्मा वाले ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, इशिता, मैं हैंडसम हूँ या वो? अरे, तुम्हें दूसरों से तुलना करने की हिम्मत है। इशिता की आंखें टिमटिमाईं। बिल्कुल, तुम हैंडसम हो मेरे पति, वो कुरियर वाला तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? हाँ, चश्मा वाला खुश होकर हंसा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना ज्यादा नहीं हो गया? लगता है अब ब्रेकअप मास्टर की पहचान छुपा नहीं सकता। सिद्धार्थ रॉय ने अचानक अपनी एक्टिंग शुरू की। उसकी आंखों में नरमी थी।
इशिता, सच कहूं, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बनी हो, पर अफसोस, हमारा नसीब नहीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चश्मा वाला हंसा, भाई तुम बहुत ड्रामे में चले गए। इशिता थोड़ा चौंकी, उसकी औरत वाली छठी इंद्री ने बताया कि कुछ गलत होने वाला है। अचानक ड्यू ड्यू आगे खड़ी रोल्स रॉयस महाराजा की शानदार हेडलाइट्स जल उठीं, जैसे कोई पुराना शक्तिशाली जंगली जानवर जिसकी तेज आंखें चमक रही हों। शांत, दबंग, दोनों हैरान रह गए। वो इस गाड़ी को कैसे नहीं पहचान सकती थी। रोल्स रॉयस महाराजा, कम से कम 800 करोड़ की। चश्मा वाला करोड़पति क्या है? उसके सारे पैसे इस गाड़ी जितने भी नहीं। एक कुरियर इतना अमीर कैसे हो सकता है? इशिता का दिल जोर से रोया, उसने एक अच्छा रिश्ता खो दिया। चश्मा वाला हैरान था, ये क्या, 800 करोड़ की लग्जरी गाड़ी लेकर कुरियर डिलीवरी? मेरा दुनिया देखने का नजरिया टूट गया। सिद्धार्थ रॉय ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पीछे मुड़कर इशिता को देखा, मुस्कुराया और प्यार से बोला, अलविदा, काश तुम सिंगल होती। धड़ाम, दरवाज़ा बंद। रोल्स रॉयस महाराजा चली गई। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा प्यार खो दिया। इशिता का शरीर कांप उठा, फिर उसने पूरी ताकत से चश्मा वाले का हाथ झटका और बेतहाशा दौड़ पड़ी। पति, मेरे लिए रुको। पर बदकिस्मती से हाई हील्स बहुत लंबी थीं, कुछ कदम चलते ही वो ठोकर खाकर गिर पड़ी। इशिता, चश्मा वाला जल्दी से मदद के लिए आया, पर इशिता ने उसे धक्का दे दिया। दूर हट, तुम नीच इंसान, तुम्हें दूसरों से तुलना करने की हिम्मत है। मैं तुम्हें कब से बर्दाश्त कर रही थी। तुम छोटे, पतले और साधारण हो। बस थोड़ा पैसा है तो क्या, मुझे परवाह नहीं। इशिता चिल्लाए, मेरा भाई तुमसे ज्यादा हैंडसम और तुमसे ज्यादा अमीर है, मुझे पैसों के लालच में नहीं फंसना चाहिए था। प्यार तब होता है जब दो लोग साथ में मेहनत करते हैं। हाँ, मैं भले ही लालची हूं, पर मुझे तुम्हारा घिनौना पैसा नहीं चाहिए, दूर हटो। इशिता ने चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला और हल्का महसूस किया। हाई हील्स उठाए और स्टाइल में चली गई। धड़ाम, चश्मा वाले को अचानक ऐसा लगा जैसे 5 बिजलियां गिरी हों, उसका चश्मा टूट गया और वो बिजली लगने जैसा जड़ होकर खड़ा रह गया। इस पल में उसे लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया। 5,000 रुपये देकर अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को किसी और से प्यार करने दिया। उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड ने उसे नाक पर ताना मारा और गालियां दी, ये स्क्रिप्ट तो गलत है। उसका दिमाग पूरी तरह फट गया। खुद को बिजनेस परिवार का कहता था, पर यह तो बकवास है। अध्याय 43, न्याया एसोसिएट्स में 27% हिस्सेदारी का इनाम। रोल्स रॉयस महाराजा। सिद्धार्थ रॉय के मुंह में हल्की मुस्कान थी। मैं, सिद्धार्थ रॉय, ब्रेकअप मास्टर, पैसे दो। हा, मुफ्त में 5,000 कमा लिए। ब्रेकअप से खुशी शुरू होती है। डिंग, छिपा हुआ इवेंट शुरू हुआ। इनाम, न्याया एसोसिएट्स में 27.6% हिस्सेदारी, दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर। अरे, दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर, ये तो कमाल है। दिल्ली का रहने वाला होने के नाते सिद्धार्थ ने न्याया एसोसिएट्स के बारे में सुना था, ये दिल्ली की सबसे मजबूत लॉ फर्म है। न्याया एसोसिएट्स में सबसे शानदार वकीलों की टीम है, जो दावा करती है कि कोई केस हार नहीं सकता। इनमें देवराज सोलंकी न्याया एसोसिएट्स का स्टार वकील है। 14 साल से उसने एक भी केस नहीं हारा और वो दिल्ली में वकीलों की एक पीढ़ी का लीजेंड है। उसके पास 27% हिस्सेदारी है, सिद्धार्थ से सिर्फ 0.6% कम, पर यह 0.6% बहुत बड़ा अंतर है। ये कंपनी में बोलने का अधिकार तय करता है और सिद्धार्थ का दर्जा देवराज से ऊंचा है। सुरेश भट्ट न्याया एसोसिएट्स के पहले सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, यानी असली मालिक। वो पहले एक बड़े वकील थे, पर देवराज से उस हार के बाद वो कभी बाहर नहीं आए और उन्होंने ये लॉ फर्म बनाए। ये लॉ फर्म शहर की कानूनी ताकत है। लॉ फर्म होने के नाते ये बहुत मुनाफा कमाती है, खासकर देवराज जैसे स्टार वकील के लिए। अब एक केस बिना करोड़ों के सेटल नहीं होता। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, आखिर 100% जीत का रिकॉर्ड वाला मशहूर वकील का इतना दाम तो बनता है। सिद्धार्थ की 27.6% हिस्सेदारी न्याया एसोसिएट्स के एक रहस्यमयी दूसरे बड़े शेयर होल्डर से पूरी तरह ट्रांसफर हुई। इस मौके पर सिद्धार्थ सिस्टम की ताकत की तारीफ किए बिना न रह सका। ये लॉ फर्म मेरे दिल के करीब है, मुझे ऐसी चुनौती वाली जगह पसंद है। अब से मेरा सपना वकील बनना था। अब भले ही मैं वकील नहीं बन सकता, पर शेयर होल्डर बनना भी बुरा नहीं। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक्सीलेटर दबाया और रोल्स रॉयस महाराजा फिर से तेजी से चली। अरे, सड़क किनारे जेके लड़कियों की स्कर्ट हवा में उड़ गई। अरे, वो तो सफ़ेद थी। बेशक, सिद्धार्थ ने जानबूझकर नहीं किया, उसने सचमुच नहीं देखा। न्याया एसोसिएट्स। एक घटना ने पूरी लॉ फर्म में हलचल मचा दी। न्याया एसोसिएट्स के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर की रहस्यमयी पहचान सामने आ गई। पिछले 10 सालों में उनकी लॉ फर्म ने इस रहस्यमयी शेयर होल्डर की तलाश की, पर हर बार नाकाम रही। अब इस रहस्यमयी शेयर होल्डर ने अपनी हिस्सेदारी एक 26 साल के जवान लड़के को ट्रांसफर कर दी। न्याया एसोसिएट्स ऑफिस।
डायरेक्टर सुरेश भट्ट ने सिगार जलाया, धीरे से धुआं छोड़ा और बुदबुदाया। ये रहस्यमयी शख्स कोई बड़ा खानदान छुपाने वाला होगा और ये सिद्धार्थ रॉय उस खानदान का युवा मालिक है, वरना कोई और वजह नहीं हो सकती। सुरेश भट्ट का रौब गजब का है, दृढ़ और निश्चयी। वो एक टॉप वकील से लॉ फर्म के लीडर बन गए। उनकी नज़र और सूझबूझ कमाल की है और बिजनेस की दुनिया में वो चौंकाने वाले हैं। वरना सिर्फ कुछ सालों में 25 वर्ग मीटर के ऑफिस से देश की टॉप लॉ फर्म बनाना मुमकिन न होता। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। बॉस, आप सही हैं। सुरेश भट्ट ने गहरी आवाज में कहा, देवराज को बुलाओ। जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी आया, जिसके बाल पीछे की तरफ थे। वो घमंडी और बागी था। 14 साल में उसने एक भी केस नहीं हारा और वो न्याया एसोसिएट्स का मुख्य चेहरा है। देवराज सोलंकी, उसका स्टाइल बहुत ऊंचा है। क्या बात है सुरेश, तुम्हें दूसरे शेयर होल्डर की पहचान पता चल गई होगी ना? हाँ, ये जवान लड़का गहरा है। ठीक है, तुम खुद उससे मिलो और दोस्ती पक्की करो। बिल्कुल। वोग इंडिया हेडक्वार्टर्स, मुख्य डिज़ाइन गुरु रवि नाम्बियार का ऑफिस। सेक्रेटरी ने दरवाज़ा खटखटाया। मास्टर रवि, 4 बज गए। कपड़ों और टोपी के डिज़ाइन ड्राफ्ट तैयार हुए। रवि ने हल्के से हंसा और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरे लिए, विश्व स्तर के मुख्य डिज़ाइनर रवि नाम्बियार के लिए ये मुश्किल है। ये तो मजाक है। सेक्रेटरी को रवि का आत्मविश्वास देखने की आदत थी। सिद्धार्थ जी ने आपको डिज़ाइन ड्राफ्ट भेजने को कहा है। ठीक है, मेरा काम एकदम सही है। सिद्धार्थ जी भी इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। रवि ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए लैपटॉप पर क्लिक किया और 2 डिज़ाइन ड्राफ्ट सिद्धार्थ रॉय को भेज दिए। सिद्धार्थ रॉय ने ड्राफ्ट देखा और कुछ बार पढ़ा। ये एक आर्ट कुरियर यूनिफॉर्म वाकई में ड्रैगन की थीम को अपनाता है और परफेक्ट गोल्डन रेशियो के साथ एक सुनहरा 5 पंजों वाला ड्रैगन यूनिफॉर्म में डाला गया है। ये बिल्कुल जीवंत, शक्तिशाली और दबंग दिखता है। जो कुरियर इसे पहनेगा वो कुरियरों का बादशाह लगेगा। वाकई विश्व स्तर का है। लेकिन सिद्धार्थ रॉय की मुश्किल टोपी डिज़ाइन के लिए, जिसमें वसंत की थीम थी, सिद्धार्थ रवि के काम से पूरी तरह खुश नहीं था। इसलिए सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट निशा रेड्डी को भेजा। आखिर निशा भी देश की टॉप डिज़ाइनर है। डिज़ाइन की ये जंग अनजाने में शुरू हो गई। रवि ने चाय पी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो सिद्धार्थ रॉय के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसकी हरे ग्रेडियंट कैप पर उसे ज़्यादा भरोसा नहीं था। सेक्रेटरी ने देखा और पूछा, मास्टर, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बहुत शांत हूँ। मेरा आइडिया एकदम सही है। सिद्धार्थ जी भी इसमें कमी नहीं निकाल सकते। अगर मेरा आइडिया रिजेक्ट हुआ तो मैं, नज़र पड़ते ही एक कैक्टस दिखा जो जिंदा दिल था, तो मैं ये कैक्टस खा लूँगा। बात खत्म होते ही डिंग डोंग की आवाज़। रवि डर गया। अरे नहीं, बकवास बकवास, ये तो सोचा नहीं था। जैसा सोचा, टोपी का आइडिया रिजेक्ट हो गया। सेक्रेटरी ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर, तो ये कैक्टस। रवि ने मेज़ पर थप्पड़ मारा और उछल उछल कर बोला, इसे हटाओ, मुझे हरी चीज़ नहीं देखनी। इसे फेंक दो, मुझसे दूर रखो। कैक्टस, मुझे इतना दुख हुआ। सेक्रेटरी ने फिर पूछा, मास्टर, सिद्धार्थ जी ने क्या जवाब दिया? बताए, मुझे ईशा अंबानी जी को रिपोर्ट करना है। रवि ने वो फाइल खोली जिसमें न सिर्फ टोपी पर टिप्पणियां थीं, बल्कि सिद्धार्थ ने एक नया डिज़ाइन भी बनाया था। रवि तुरंत हैरान रह गया। उसका मुंह आकार में खुल गया। हाय भगवान, देखो देखो, सिद्धार्थ जी सचमुच रचनात्मक जीनियस हैं। उनका आइडिया मुझसे बेहतर है। हरे ग्रेडियंट डिज़ाइन को अपनाया गया जो वसंत से गर्मी के बदलाव को दिखाता है, ताकि हरा रंग सिर्फ इंसानी भावनाओं को नहीं बल्कि प्रकृति के शानदार बदलाव को भी दर्शाए। डिज़ाइन का नारा, धीरे 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 मैं हरा हूँ। मेरा उन्नत सोच, आधुनिक डिज़ाइन। क्या सिद्धार्थ जी किसी डिज़ाइन स्कूल से पढ़े हैं? अविश्वसनीय, ये डिज़ाइन तो एकदम सही है। सेक्रेटरी को रवि का जोशीला भाषण सुनकर उत्सुकता हुई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन देखी, चुपके से सिर हिलाया और बोली, सोचा नहीं था मास्टर रवि, आप सिद्धार्थ जी से डिज़ाइन में हार गए। पर सिद्धार्थ जी तो कुरियर हैं। अरे बिल्कुल सटीक। शुओ, इसका क्या मतलब? रवि का चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ जी हरफन मौला हैं। वो कुरियर करते हुए भी टॉप डिज़ाइनर हैं। उनसे हारना कोई हार नहीं। सेक्रेटरी, कमाल है। सिद्धार्थ जी का दम है। # अध्याय 44। वोग इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिस। खूबसूरत सीईओ ईशा अंबानी ने हाथ का काम थोड़ा रोका और कुर्सी पर टिक गईं। उनकी ठंडी और गंभीर आंखें बिना फोकस के थीं, गहरी आंखों में शांति थी। लंबे काले बाल कानों के पास बिखरे थे और कान की बाली हल्का नीला चमक रही थी। उनका खूबसूरत और थोड़ा घमंडी चेहरा देखकर लोग चुपके से हैरान हो जाते थे। सेक्रेटरी वापस आए। ईशा अंबानी ने हल्के से पूछा, हम सिद्धार्थ जी रवि के डिज़ाइन से खुश हैं? सेक्रेटरी ने मुस्कुराकर कहा, ईशा जी, सिद्धार्थ जी कुरियर यूनिफॉर्म से ठीक हैं, पर हरे कैप में रवि बुरी तरह हार गए। सेक्रेटरी की बात में कुछ छिपा देखकर ईशा अंबानी उत्सुक हो गईं। जो कहना है जल्दी कहो, छुपाओ मत।
सेक्रेटरी ने तारीफ में कहा, सिद्धार्थ जी ने न सिर्फ आइडिया रिजेक्ट किया बल्कि खुद एक डिज़ाइन बनाया। मैंने देखा, बहुत सुंदर है, आइडिया भी शानदार है, किसी मास्टर से कम नहीं। सिद्धार्थ जी डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उनका स्तर इतना ऊंचा है। आखिर वो करते क्या हैं? ईशा अंबानी इस सिद्धार्थ रॉय के बारे में थोड़ा उत्सुक हो गईं, जिनसे वो कभी नहीं मिली थीं। उनकी खूबसूरत आंखों में हल्की तारीफ की चमक दिखी। सिद्धार्थ जी को मेरे लिए फ़ोन करो। सेक्रेटरी ने तुरंत सिद्धार्थ रॉय को फ़ोन किया। हाय सिद्धार्थ जी, हमारी प्रेसिडेंट पूछना चाहती हैं कि आप किस काम में हैं और इतने कमाल के क्यों हैं? सिद्धार्थ रॉय, मैं तो कुरियर डिलीवर करता हूं। नहीं। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ने मुझसे पूछने को कहा कि क्या आप कुरियर छोड़कर हेडक्वार्टर्स में काम कर सकते हैं। मैं चुपके से बता दूं, हमारी प्रेसिडेंट बहुत सुंदर हैं। ईशा अंबानी ने सेक्रेटरी को घूरा और इशारा किया कि वो ड्रामा न करे। सिद्धार्थ रॉय, तुम्हारी प्रेसिडेंट शायद गूंगी हैं, हर बार फ़ोन करने पर तुम्हें ही क्यों बोलना पड़ता है? सेक्रेटरी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी प्रेसिडेंट ईशा जी बिल्कुल सामान्य हैं। सिद्धार्थ रॉय, तो फिर उन्हें मुझसे खुद बात करने दो। ईशा अंबानी ने सेक्रेटरी को एक नज़र दी, फिर फ़ोन लिया और गला साफ किया। हेलो, मैं हूँ, मेरा नाम ईशा अंबानी है। सही मायने में मैं आपकी पार्टनर हूँ। उनकी आवाज़ ठंडी लेकिन आकर्षक थी। सिद्धार्थ रॉय, आवाज़ इतनी प्यारी है तो इतने कंजूस शब्द क्यों? ईशा अंबानी के होंठ अनजाने में मुस्कुराए। आखिर तारीफ से थोड़ी खुशी तो होती है। ईशा ने फिर भी ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने अभी कहा, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ रॉय ने शरारती हंसी के साथ कहा, तुम मुझे इतना बुलाना चाहती हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? नामुमकिन। ईशा अंबानी ने यह कहा, फ़ोन सेक्रेटरी को वापस दिया और उनके गालों पर हल्का लाल रंग चढ़ गया। सेक्रेटरी ने सिद्धार्थ रॉय से कुछ और बात की, फिर फ़ोन कट गया। सेक्रेटरी ने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, सिद्धार्थ जी तो मजाक कर रहे थे, आप गुस्सा मत होइए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत में कुरियर डिलीवरी करना पसंद करते हैं। ओह, ईशा अंबानी के चेहरे पर हल्की निराशा दिखी, हालांकि वो शांत लग रही थीं। लेकिन सेक्रेटरी, जो हमेशा चेहरों को पढ़ने में माहिर थी, ने इसे तुरंत देख लिया। ईशा अंबानी को उदास देखकर सेक्रेटरी ने मज़ेदार मुस्कान दी। प्रेसिडेंट ईशा का ऐसा चेहरा बहुत कम देखने को मिलता है। बस जैसे ही सिद्धार्थ रॉय ने फ़ोन रखा, फिर से कॉल आया। देखा तो ये सुमित राणा था, हाई स्कूल का दोस्त। सुमित, काफ़ी समय बाद क्या स्कूल के दिन याद आए और मुझसे मिलने का मन हुआ? सिद्धार्थ रॉय ने हंसते हुए पूछा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनसे सालों बात न हो पर एक फ़ोन पर तुरंत हाजिर हो जाएं। लेकिन अगले पल सिद्धार्थ रॉय का चेहरा रुक गया। फ़ोन के दूसरी तरफ सुमित राणा की आवाज़ तेज थी, भाई कुछ गड़बड़ हो गई, प्रोमद सर के साथ मुसीबत हो गई। सिद्धार्थ रॉय ने तुरंत समझा कि मामला गंभीर है और जल्दी पूछा, क्या हुआ? प्रोमद सर पर जानबूझकर हत्या का शक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? सिद्धार्थ रॉय हैरानी में कुर्सी से खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोमद सर जैसे अच्छे इंसान पर जानबूझकर हत्या का शक? सुमित राणा ने आह भरी। हाँ, जानबूझकर हत्या नहीं थी। फिर भी मामला बहुत गंभीर है। पहली सुनवाई में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। अब 6 साल जेल में रहना होगा। अभी सर अंधेरी लॉकअप में हैं। शायद अब मैं जिंदगी में प्रोमद सर से कभी नहीं मिल पाऊंगा। सिद्धार्थ रॉय सन रह गया। हाई स्कूल के दिन याद आए, जब वो घर से दूर था और उसका परिवार गरीब था। वो अक्सर प्रोमद सर के साथ खाना खाता था। उसे हल्का हल्का प्रोमद सर के परिवार के प्यारे चेहरे याद आए। प्रोमद सर ने उसे खाना दिया और प्यार से कहा, तुम बड़ा हो रहा है और खाओ। और उनकी छोटी बहन, जो उससे 8 साल बड़ी थी, अक्सर उसका हाथ पकड़कर साथ खेलती थी। प्रोमद सर ने हाल के सालों में पढ़ाने और बच्चों को सिखाने में जिंदगी लगा दी और उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। अगर वो 6 साल जेल में रहे तो उनकी जिंदगी शायद खत्म हो जाए। मुझे यकीन नहीं कि प्रोमद सर हत्या करेंगे। इसमें ज़रूर कुछ छिपा है। सुमित, तुम कहाँ हो? हम साथ वापस चलते हैं। सूर्या रोड, नंबर 128, सेंट्रल बिल्डिंग, वसंत कुंज। ठीक है, मैं गाड़ी से तुम्हें लेने आता हूँ। हाई स्कूल के क्लास ग्रुप में। सुमित राणा ने मैसेज भेजा। सिद्धार्थ रॉय और मैं अभी वसंत कुंज से वापस जा रहे हैं। तेजी से गए तो 1 घंटे से ज़्यादा में पहुँच जाएंगे। सुमित, तुम और सिद्धार्थ रॉय दोनों वसंत कुंज में काम करते हो, बुरा नहीं। सिद्धार्थ रॉय भी आ रहा है। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। वाह, सिद्धार्थ रॉय कितना हैंडसम है, वो आज वापस आ रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? सर जेल में हैं और तुम सिद्धार्थ रॉय को हैंडसम बोल रही हो। तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं प्रोमद सर को नहीं बचा सकती। ग्रुप में अचानक हंगामा मच गया, लेकिन तभी एक शख्स खड़ा हुआ और शोर को शांत किया। वो सिद्धार्थ रॉय का हाई स्कूल दोस्त ऋषभ सूरी था। अब वो एक गुमनाम लड़के से एक दमदार बादशाह बन चुका था। झगड़ा बंद करो, मैं खुलासा करता हूँ।
मेरे पापा का बिजनेस इन सालों में बहुत बढ़ गया है और उन्होंने ठाणे में कई बड़े लोगों से जान पहचान बना ली है। उनके पास प्रमोद सर को बचाने की ताकत है। ग्रुप में एकदम सन्नाटा छा गया। सचमुच ऋषभ, तुम इतने बड़े हो गए, कमाल है। प्रमोद सर अब बच जाएंगे। ऋषभ भाई, तुम जबरदस्त हो। हम अंधेरी लॉकअप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऋषभ सूरी ने हल्के से मुस्कुराया। 30 साल है दोंग, 30 साल है किसी गरीब को कम मत समझो। उस समय मैं, ऋषभ सूरी, एक साधारण लड़का था, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे पापा का बिजनेस इतना बढ़ जाएगा और अब वो ठाणे में मशहूर हैं। सिद्धार्थ रॉय, हाई स्कूल में तुम क्लास में बहुत चमकते थे, लेकिन अब मैं ऋषभ सूरी पुराना नहीं रहा। अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। अगर मैं, ऋषभ सूरी, पैदा न हुआ होता तो ये दुनिया हमेशा अंधेरी रात जैसी रहती। दमदार, वसंत कुंज, सूर्या रोड, सेंट्रल बिल्डिंग। सुमित राणा इधर उधर देख रहा था और सिद्धार्थ रॉय का इंतजार कर रहा था। अचानक एक सिल्वर ग्रे लैम्बोर्गिनी वेनम तेजी से आए और हंगामा मच गया। सुमित राणा की आंखें गोल हो गईं, वो मंत्रमुग्ध हो गया। अरे, ये गाड़ी तो गजब है। रास्ते से गुजरने वाले भी हैरान थे। एक आदमी का सिगरेट हैरानी में हाथ से गिर गया। मैं तो गया, लैम्बोर्गिनी कितनी शानदार। एक बच्चे का दूध का निपल भी हैरानी में गिर गया और उसने उंगलियां इधर उधर की। हाय याय। एक लड़की ने जल्दी से अपनी स्कर्ट ढकी। हाय बदमाश। लैम्बोर्गिनी वेनम रुकी और सुमित राणा के सामने ठहर गई। खिड़की नीचे आए और एक गजब का हैंडसम लड़का दिखा। सुमित राणा सन रह गया। सिद्धार्थ रॉय हंसा। क्या खड़े हो, जल्दी गाड़ी में बैठ। सुमित राणा खुशी से उछल पड़ा। आ रहा हूँ, सोचा नहीं था। भाई, तुम इतने कमाल हो, लैम्बोर्गिनी चला रहे हो, ये क्या बात है। सिद्धार्थ रॉय, मेरी कंपनी की गाड़ी। सुमित राणा, हाँ। सिद्धार्थ रॉय, मेरी एक कंपनी है। सुमित राणा जोर से हंसा। हा, भाई तुम बहुत मज़ेदार हो, मुझे उड़ा ले चलो। धड़ाम, दरवाज़ा बंद। सिद्धार्थ रॉय ने एक्सीलेटर दबाया। बस एक नीची, जानवर जैसी दहाड़ के साथ लैम्बोर्गिनी वेनम बिजली की तेजी से उड़ चली। सिर्फ परछाइयां रह गईं। कितनी शानदार। हाईवे पर दो गाड़ियां एक दूसरे से रेस कर रही थीं। बहुत घमंडी, एक लाल और एक नीली। दोनों सूर्या रोड में बनी कस्टमाइज्ड एसयूवी थीं। लाल गाड़ी आगे थी और नीली गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। लड़ाई बहुत जोरदार थी। 1P लाल कस्टमाइज्ड एसयूवी में स्पीड 120 किलोमीटर घंटा थी। सनी शेट्टी मेटेलिक स्टाइल में हर बार मूव करने वाला म्यूजिक सुन रहा था। उसके चेहरे पर घमंड था, मुंह पर हल्की मुस्कान। हाँ, मैं इस हाईवे का सबसे कूल लड़का हूँ। बेटा, मेरी गाड़ी का धुआं खा। 2P नीली गाड़ी में स्पीड 110 किमी घंटा थी। विक्की मोरे समर कॉस्ट्यूम में था, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। वो ज्यादा पीछे नहीं था। सनी, मेरे लिए रुक, पीछे 180 डिग्री का खतरनाक मोड़ है, देख, मैं अंदर से ड्रिफ्ट करके तुझे पछाड़ दूंगा। सनी अभी भी घमंड में था। तू? हा, मैं अरावली रिज का कार भगवान हूँ, मजाक नहीं। मुझे पछाड़ने वाला इस जन्म में कोई नहीं। अचानक 2P विक्की ने चिल्लाया। मैं तो गया। अरे, अभी एक सिल्वर ग्रे गाड़ी मेरे पास से तेजी से निकल गई। सनी ने मजाक उड़ाया। हास्यास्पद, क्या मजाक है, हमारी ड्राइविंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं, मेरे अलावा कोई तुझे ऐसे पास कर सकता है। बात खत्म हुई। एक लैम्बोर्गिनी वेनम भूत की स्पीड के साथ लाल गाड़ी को नजरअंदाज करके धूल चटा गई। सनी, विक्की, सनी, मैंने झूठ नहीं बोला ना। ये तमाचा इतनी तेजी से आया कि सनी शेट्टी की समझ में ही नहीं आया। सनी ने गाली दी। हद है, मैं उसे पछाड़ दूंगा। जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी की स्पीड पल में 160 किलोमीटर घंटा तक पहुंच गई। लाल गाड़ी की रफ्तार अचानक बढ़ी और गाड़ी हल्की होने लगी, लेकिन सनी का चेहरा उत्साहित हो गया। जिंदगी दांव पर लगाना रोमांचक है। आधे मिनट बाद लाल गाड़ी को आखिरकार 50 मीटर दूर लैम्बोर्गिनी वेनम का पिछला हिस्सा दिखा। सनी ने ठंडी सांस ली। आ गया, मेरा 180 डिग्री का खतरनाक मोड़, हार को जीत में बदलने वाला। वो जरूर धीमा होगा और फिर मेरा मौका आएगा। जंगी गाना शुरू। दर्द जैसा मरना। लैम्बोर्गिनी वेनम ने पहाड़ की तरफ सटकर साइड ड्रिफ्ट किया, बिल्कुल सही और आसानी से मोड़ लिया और हाईवे पर टायरों के निशान छोड़ दिए। सनी चिल्लाया। मैं तो गया। ये कैसा कार भगवान है। विक्की मोरे का दिल हैरान था। सनी ऐसी तारीफ तभी करता है जब कोई रेसिंग मास्टर हो। लेकिन सनी ने अभी भी हार नहीं मानी। उसने उस स्पोर्ट्स कार की नकल करने और लगभग सही ड्रिफ्ट करने का फैसला किया। सनी ने गंभीर चेहरा बनाया और हिसाब लगाने लगा। हवा की रफ्तार 3.5 मीटर सेकंड, गाड़ी की स्पीड 161 किलोमीटर घंटा, सस्पेंशन 3 और मोड़ से दूरी करीब 36 मीटर। तो अभी ब्रेक दबाया, स्टीयरिंग व्हील अचानक बाएं घुमाया और फिर जोर से दाएं खींचा। लाल गाड़ी ने भी लैम्बोर्गिनी वेनम जैसे टायर निशान छोड़े। एक ऑपरेशन शेर जैसा, पर देखने में बेकार। हालांकि ड्रिफ्ट का रास्ता बहुत मिलता जुलता था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। सनी को पता था कि वो हार गया।
सनी का गहरा सदमा लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। इस तरह की कार स्किल्स को जानने के लिए इतने बारीक हिसाब के बाद भी मैं 80% तक पहुंच सकता हूं, लेकिन लैम्बोर्गिनी वेनम ने आसानी से 95% पूरा किया। ये इंसान बहुत खतरनाक है, घमंडी सनी ने दिल में ऐसी राय बनाई। इस वक्त पीछे से हाई स्पीड ट्रैफिक पुलिस भी आ गई। रुको रुको, मेरे लिए रुको। सुन। 2 लाल और नीली कस्टमाइज्ड एसयूवी सड़क किनारे रुकी, निराश दिख रही थीं। वो ट्रैफिक पुलिस के पकड़े जाने से निराश नहीं थे, बल्कि उस रहस्यमयी कार भगवान से हारने से दुखी थे। हाई स्पीड ट्रैफिक पुलिस ने चलान दिया। तुम मेरे साथ रेस करने की हिम्मत करते हो, मुझे गंभीरता से नहीं लिया, अब तुमने मुझे ओवरटेक किया, चुपचाप रहो। सनी ने तिरस्कार से सिर हिलाया। आगे वाली लैम्बोर्गिनी वेनम तेज भाग रही है, तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? हाई स्पीड ट्रैफिक पुलिस हैरान, क्या? मुझे तो दिखी नहीं। विक्की? हाँ, वो सूं करके निकल गई। हाई स्पीड ट्रैफिक पुलिस ने उसे दोषी नजरों से देखा। तुम सूं करके निकले? मैं कैसे देखता? बकवास बंद करो, मेरे साथ वापस चलो और कानूनी सजा भुगतो। सनी का दिल, मैं तुझे पागल कर दूं। विक्की? बदमाश, तुझे गोली मार देना चाहिए। लैम्बोर्गिनी वेनम पूरी रफ्तार से अंधेरी लॉकअप तक गई और गेट पर रुकी। 2 पुलिस वाले तुरंत गाड़ी रोकने आए। भले ही वो ट्रैफिक पुलिस नहीं थे, लेकिन गाड़ी साफ तौर पर तेज थी। रुको, तुम पर तेज रफ्तार का शक है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। दरवाज़ा खोलने के बाद सिद्धार्थ रॉय धीरे से बाहर आया और उसने पुलिस आईडी निकाली, जो अभी भी नकली थी। मैं तो घर जा रहा हूँ, घबराओ मत। अरे, ये तो वो है। दोनों पुलिस वालों ने सिद्धार्थ रॉय का पुलिस ऑफिसर टाइटल देखा तो तुरंत सम्मान में झुक गए। सलाम। हेलो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। गुड आफ्टरनून इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। उन्हें पता था कि कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन ने ऐलान किया था कि ठाणे में एक राष्ट्रीय स्तर का खास क्रिमिनल पुलिस वाला आया है, जिसका रैंक सिर्फ चीफ से कम है और उसका रुतबा बहुत बड़ा है। सुमित राणा एकदम हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ रॉय पुलिस वाला बन गया। गाड़ी किनारे रुकी, सिद्धार्थ रॉय और सुमित राणा लॉकअप में दाखिल हुए। अंधेरी लॉकअप, परिवार इंतजार कक्ष, सब मुलाकात के समय का इंतजार कर रहे थे। भीड़ में एक लड़की बहुत आकर्षक थी, गजब की सुंदर, लेकिन इस वक्त वो आंसुओं में डूबी थी। उसकी आंखें आड़ू के फूलों जैसी लाल थीं। वो थी अंकिता जोशी, प्रोमद सर की बेटी, और वो यहाँ अजीब तरह से आई थी। 8 साल पहले वो एक रोती हुई लड़की थी जो सिद्धार्थ रॉय के पीछे खेलने को मचलती थी, लेकिन समय पलक झपकते बीत गया और अब वो लोर्ड्स अकादमी की एक चमकती सितारा बन गई थी। 170 सेमी की लंबी हाइट, कमर और 105 सेमी की लंबी टांगें, उसकी फिगर एकदम सही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी और उसकी बड़ी आंखें 2 पहाड़ी झरनों जैसी थीं, चमकीली, साफ, पवित्र और बेदाग। अब 18 साल की उम्र में अपनी शानदार काया और परियों जैसी सुंदरता की वजह से उसने लोर्ड्स अकेडमी में बार बार भारी जीत हासिल की थी। लेकिन पहली सुनवाई के फैसले के बाद उसके पिता को अदालत ने हत्या के मामले में 6 साल की जेल की सजा दी। वह हर रात ठीक से सो नहीं पाती थी। उसकी चमकदार आंखें धीरे धीरे मुरझाने लगी थीं। वह एक जवान लड़की थी जो अपनी जवानी को खुशी से जीना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ऐसी मुसीबत उसके सिर पर आ पड़ी और वह दिन रात रोती रही, दुख और निराशा में डूबी हुई। जब ऋषभ सूरी ने अंकिता जोशी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह लार टपकाने लगा। अरे बाप रे, मैं तो सिद्धार्थ रॉय को नीचा दिखाने की सोच रहा था, लेकिन ये तो कमाल हो गया। टीचर प्रमोद की बेटी इतनी सुंदर क्यों है? प्यारी, हर वक्त याद रहने वाली। ऋषभ सूरी बहुत खुश हुआ। आज तो मजा आ गया। अगर मैं कुछ जुगाड़ करके पहले टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ा लूं और फिर एक अच्छा वकील लेकर दूसरी सुनवाई के लिए अपील करवाऊं। अगर ससुर जी को जेल से निकाल लिया तो ये लड़की मेरी आभारी होगी और शायद मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। हा, मैं ऋषभ सूरी सचमुच खास हूँ। ये मौका तो मैंने पक्का कर लिया। कमाल। ऋषभ सूरी फौरन आगे बढ़ा और बोला, अंकिता, ज्यादा दुखी मत हो। अब ऋषभ भाई आ गया है। हम पहले टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ाएंगे। फिक्र मत कर, तेरा ऋषभ भाई अब बहुत ताकतवर है। हाँ, अंकिता जोशी ने नरमी से सिर हिलाया। उसे ऋषभ सूरी पसंद नहीं था, वह सिर्फ इतना जानती थी कि वह उसके पिता का छात्र था। तभी दरवाजे पर 2 लड़के आए। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। अंकिता जोशी का दिल धड़क उठा। उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसने देखा तो वह सिद्धार्थ रॉय था। सिद्धार्थ भाई। अंकिता जोशी बच्चे की तरह सिद्धार्थ रॉय की ओर दौड़ी, उसकी बाहों में कूद पड़ी और रोने लगी। सिद्धार्थ भाई, पापा को पकड़ लिया गया है। उन्हें 6 साल जेल में रहना होगा। मैं इतने सालों तक उनसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं क्या करूं? लड़की की आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी। सिद्धार्थ रॉय को बहुत दुख हुआ। उसने आदतन उसके सिर को सहलाया, बार बार थपथपाया और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तू अंकिता है? तू इतनी बड़ी हो गई, मैं तुझे अब शायद ही उठा पाऊं। अंकिता जोशी, जो पहले बहुत दुखी थी, अचानक हंस पड़ी।
उसका चेहरा लाल हो गया। सिद्धार्थ भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं इतनी दुखी हूँ और आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। मैं मोटी भी नहीं हूँ। ठीक है, अब रोना बंद कर, और रोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। सिद्धार्थ रॉय ने अंकिता जोशी की नाक को हल्के से छुआ। उसके आंसुओं से भरा चेहरा देखकर उसे पता था कि उसने इस बात के लिए बहुत रोया होगा। अंकिता जोशी ने फौरन रोना बंद कर दिया। सिद्धार्थ रॉय की बातें किसी और चीज से ज्यादा असर कर रही थीं। पास खड़ा ऋषभ सूरी का चेहरा लटक गया। अरे यार, तू, सिद्धार्थ रॉय, फिर से आया और मेरी लड़की को ले गया। लेकिन इस बार तू हारेगा। मेरे पास टीचर प्रमोद को जेल से निकालने की ताकत है। तेरे पास है? नहीं है। मैं अभी तुझे मेरी लड़की को गले लगाने देता हूँ। मुझे बिल्कुल डर नहीं है। परियों जैसी अंकिता जोशी ने फिर से मुस्कुराना शुरू किया और सिद्धार्थ रॉय का हाथ पकड़ लिया। ठीक है सिद्धार्थ भाई, मैं नहीं रोऊंगी। पापा सचमुच आपको फिर से देखना चाहते हैं। आप बाद में पापा से मिलना, वे आपको देखकर बहुत खुश होंगे। अंकिता, टीचर की पत्नी सरिता जोशी ने धीरे से कहा, तू अब बच्ची नहीं है। तुझे पहले की तरह हमेशा सिद्धार्थ भाई से चिपकना नहीं चाहिए। हाँ। अंकिता जोशी को बुरा लगा और उसने अनमने मन से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऋषभ सूरी ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी और सोचा, हाँ, सिद्धार्थ रॉय, अभी तुझे खुश होने देता हूँ। मैं अब बहुत ताकतवर हूँ। जब बाद में मैं दिखावा करूँगा तो तू दंग रह जाएगा। मैं एक फ़ोन कॉल से टीचर प्रमोद को जेल से निकाल सकता हूँ। तब तुझे पता चलेगा कि बाद में जवाब देना क्या होता है। तभी एक पुलिसवाला एक रजिस्टर लेकर आया। आप में से कौन प्रमोद जोशी के परिवार वाले हैं? सिर्फ 3 लोग मिल सकते हैं, हर एक को 3 मिनट। मैं, टीचर की पत्नी सरिता जोशी खड़ी हुई। पुलिस जी, मैं उनकी पत्नी हूँ। ये 3 मुलाकातें मुझे, मेरी बेटी को और मेरे छात्र को दीजिए। ठीक है, मेरे साथ आओ। पुलिसवाला अपनी बात पूरी करके सिद्धार्थ रॉय को मिलने की जगह पर ले गया। मिलने का कमरा। सिद्धार्थ रॉय सबसे पहले अंदर गया। पारदर्शी शीशे के दूसरी तरफ लगभग 50 साल का एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा थका हारा था। आखिर जेल में रहना वाकई बहुत मुश्किल था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ रॉय को देखा, उसकी धुंधली आंखें अचानक थोड़ी चमक उठीं। सिद्धार्थ रॉय उसके सामने बैठ गया और इंटरकॉम उठाया। प्रमोद जोशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। सिद्धार्थ, तू आ गया। क्या मैंने तुझे निराश किया? मैं तेरा अच्छा आदर्श नहीं बन पाया। सिद्धार्थ रॉय को भी थोड़ा दुख हुआ। टीचर, ऐसा मत कहो। मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे अपने जैसे हो। हुआ क्या था, मुझे बता सकते हो? ऐसा था, प्रमोद जोशी ने उस रात की घटना बतानी शुरू की। बात ये थी कि उस रात प्रमोद जोशी साइकिल से घर जा रहे थे। अचानक एक फॉक्सवैगन कार ने उनका रास्ता रोका। कार से एक गंजा आदमी निकला जिसके शरीर पर टैटू था। उसने बिना कुछ कहे तरबूज काटने वाले चाकू से प्रमोद जोशी पर हमला कर दिया। चोट घातक नहीं थी, लेकिन गंजे आदमी का चाकू अचानक नीचे गिर गया। प्रमोद जोशी ने चाकू उठाया और कार की ओर भाग रहे उस गंजे आदमी को पीछे से चाकू मार दिया। आखिर में गंजा आदमी बच नहीं सका और ज्यादा खून बहने से मर गया। पहली सुनवाई में अदालत ने फैसला दिया कि प्रमोद जोशी ने हत्या की, जो गंभीर थी, और उन्हें 6 साल की जेल की सजा दी। प्रमोद जोशी ने बात पूरी की तो वह थोड़ा भावुक हो गए। सिद्धार्थ, तू मुझ पर भरोसा कर। मैंने सचमुच जानबूझकर नहीं किया। सिद्धार्थ रॉय ने हौसला बढ़ाते हुए मुस्कुराया। मुझे पता है टीचर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जल्दी बाहर आ सको। प्रमोद जोशी भी खुशी से मुस्कुराए। सिद्धार्थ, तू मेरे दिल में हमेशा सबसे शानदार छात्र रहा है। इतने में 3 मिनट खत्म हो गए। सिद्धार्थ रॉय मुड़ा और मिलने के कमरे से बाहर चला गया। 15 मिनट बाद परिवार का इंतजार कक्ष। अंकिता जोशी और उनकी मां सरिता जोशी वापस आ चुकी थीं, लेकिन सिद्धार्थ रॉय कहीं नजर नहीं आ रहा था। सभी छात्रों ने सवाल पूछने शुरू किए। सरिता जोशी ने आह भरी और जवाब दिया, पुलिस वाले जमानत नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक वकील ढूंढूंगी और दूसरी सुनवाई के लिए अपील करूंगी। वह जितना ज्यादा जेल में रहेगा, मुझे उतना ही बुरा लगेगा। उन्होंने पहले भी एक वकील से बात की थी, लेकिन सबसे अच्छा नतीजा सजा को कम करना था। पूरी तरह बरी होना लगभग नामुमकिन था। फिर भी वह चाहती थी कि उनके पति जल्द से जल्द जेल से बाहर आएं, चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ क्यों न बेचना पड़े। अंकिता जोशी ने अपनी मां को गले लगाया। उसकी आंखों से फिर 2 आंसू बह निकले। मां। तभी सभी छात्रों को याद आया कि ऋषभ सूरी ने ग्रुप में क्या कहा था। ऋषभ, क्या तेरा बाप न्याय एसोसिएट्स का मालिक नहीं है? क्या तू टीचर प्रमोद को पहले जमानत पर छुड़ा सकता है? जेल बहुत बुरी जगह है। हाँ, क्या तू कुछ कर सकता है? ऋषभ सूरी हल्के से मुस्कुराया। समय आ गया था, अब वह दिखावा करने वाला था। अगर वह टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ा ले तो न सिर्फ वह अंकिता जोशी का दिल जीत लेगा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने भी शान जमा लेगा। बस एक कमी थी कि सिद्धार्थ रॉय कहीं चला गया था, लेकिन मुझे दिखावा करना है और अभी करना है।
ऋषभ सूरी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, टीचर दुखी मत हो। टीचर प्रमोद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अभी अपने पापा को फ़ोन करता हूं और उनसे कहता हूं कि वह अपने सारे रसूख का इस्तेमाल करके टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ाएं। और वकील की बात है तो मैं दिल्ली के सबसे अच्छे वकील को लाऊंगा। सरिता जोशी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहली बार ऋषभ सूरी को गंभीरता से देखा और उसका हाथ जोर से पकड़ा। सच में ऋषभ, क्या तू सचमुच मेरे पति को बाहर निकाल सकता है? अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा परिवार तेरा बहुत शुक्रिया करेगा। ऋषभ सूरी ने सिर हिलाया। हाँ, बस मेरे पापा थोड़े सख्त हैं, लेकिन अगर मैं उनसे कहूं कि हम परिवार हैं तो बात बन जाएगी। सरिता जोशी अपने पति को बचाने के लिए उत्साहित हो गईं। ठीक है, तुझे तकलीफ दे रहे हैं, हम तो पहले से ही परिवार हैं। ऋषभ सूरी ने चुपके से पास खड़ी खूबसूरत अंकिता जोशी की ओर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। सब उत्सुकता से देख रहे थे। ऋषभ सूरी ने शान से फ़ोन का स्पीकर ऑन किया ताकि सब कॉल की बात सुन सकें और देख सकें कि वह कितना कमाल का है। पापा, आप अपने बेटे के लिए कुछ करो। मेरे टीचर को हत्या के मामले में अंधेरी लॉकअप में बंद किया गया है। क्या आप अपने रसूख से उन्हें जमानत पर छुड़ा सकते हो? ऋषभ सूरी के पिता महेश सूरी की गंभीर आवाज़ फ़ोन से आए। ऋषभ, मजाक कर रहा है? हत्या का मामला, इतने गंभीर जुर्म में जमानत कैसे हो सकती है? और तुझे पता है कि बिजनेस में रसूख का इस्तेमाल कितना कीमती होता है। मैं भविष्य में इसका हिसाब कैसे दूं? ऋषभ सूरी ने पहले ही अपने पिता से सब तय कर लिया था। उसने सरिता जोशी और अंकिता की ओर देखा, चुपके से मुस्कुराया और बोला, लेकिन ये मेरे पूरे जीवन से जुड़ा है। टीचर प्रमोद भविष्य में हमारे परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा बिना बीवी के रह जाए, न? सरिता जोशी को पता था कि ये ऋषभ का बस एक बहाना था, लेकिन इस वक्त वह कुछ और सोच नहीं सकती थी। बात बनती दिख रही थी। महेश सूरी हंसे और बोले, अच्छा, तो बात ऐसी है। अगर भविष्य में परिवार बनने वाला है तो ससुर जी की समस्या मेरी समस्या है। तू दिल पर मत ले। फिर ऋषभ सूरी ने टीचर प्रमोद की जानकारी दी। बीप, फोन कट गया। ऋषभ सूरी ने फिर से अंकिता जोशी की ओर देखा। ये लड़की सचमुच जितना देखो उतनी खूबसूरत लगती थी। उसकी काया ऐसी थी कि सुपरमॉडल भी जलन करें। कम उम्र में ही उसका फिगर शानदार था और उसमें जवानी की ताजगी थी। वह सचमुच दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। ऋषभ सूरी की गर्म नज़रों से घूरा जाना अंकिता जोशी को अच्छा नहीं लगा। वह अपनी मां के पीछे छिप गई। उसे दिल से ऋषभ सूरी बिल्कुल पसंद नहीं था। ऋषभ सूरी ने हंसकर कहा, टीचर, अभी मैंने मजबूरी में ऐसा कहा था। अगर मैं ऐसा न करता तो मेरे पापा हमारी मदद नहीं करते। सरिता जोशी खुशी से मुस्कुराईं, मुझे पता है, मुझे पता है। सब कुछ हमारे प्रमोद के लिए है। 5 मिनट बाद परिवार के इंतजार कक्ष का दरवाजा खुला। 2 पुलिस वाले प्रमोद जोशी को सहारा देकर लाए। सबकी आंखें चमक उठीं। अरे, वह सचमुच जमानत पर बाहर आ गए। प्रमोद, तुम आखिरकार बाहर आ गए। पापा, सरिता जोशी और अंकिता जोशी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगे। ऋषभ सूरी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बेकाबू हो गई। पापा सचमुच कमाल हैं। सिर्फ 5 मिनट में सारे रसूख का इंतजाम कर लिया और टीचर प्रमोद को बाहर ले आए। ये रफ्तार, रॉकेट जैसी, फटाफट। अब टीचर प्रमोद का परिवार मेरा कितना आभारी होगा। और वो खूबसूरत अंकिता जोशी भी मुझे तारीफ भरी नज़रों से देखेगी। उसकी पतली कमर को गले लगाना कितना शानदार होगा। कई लड़कियों ने ऋषभ सूरी की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखा। ऋषभ, तेरे पापा बहुत कमाल हैं। इतनी जल्दी टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ा लिया। हाँ, गजब है। ऋषभ, तेरे पापा बहुत ताकतवर हैं। सरिता जोशी भी फौरन आगे आई और उत्साह से ऋषभ सूरी का हाथ पकड़ लिया। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तू सचमुच प्रमोद का अच्छा छात्र है। प्रमोद जोशी को अभी कुछ समझ नहीं आया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ रॉय ने उन्हें छुड़ाया है। उन्हें क्या पता था कि ये ऋषभ सूरी नाम का छात्र था। इस पल में ऋषभ सूरी का सबसे शानदार पल था, मानो वह दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे शानदार और सबसे रोमांचक इंसान हो। टीचर की पत्नी, सरिता जी, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर हम भविष्य में एक परिवार जो बनने वाले हैं। ऋषभ सूरी अपने चेहरे का उत्साह छिपा नहीं पा रहा था। वह हंसकर बोला, मैंने कर दिखाया। मेरे पापा का रसूख काम कर गया है न? तभी उसका फ़ोन बजा। उसके पापा का फ़ोन था। अब फिर से दिखावा करने का मौका था। उसने फौरन फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। सब चुप हो गए। ऋषभ सूरी उत्साह से बोला, पापा, आप सचमुच कमाल हो। कुछ ही मिनटों में आपने टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ा लिया। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा। मुआ। क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ महेश सूरी एक पल के लिए हैरान रह गए। क्या? तूने गलती तो नहीं की? मैंने अभी अपने दोस्तों को फ़ोन किया था। इस हालत में टीचर प्रमोद को जमानत नहीं मिल सकती।
क्या? ऋषभ सूरी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। सब भी हैरान थे। अगर ऋषभ सूरी के पापा ने जमानत नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? ऋषभ सूरी को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। पापा, मजाक मत करो। टीचर प्रमोद हमारे सामने खड़े हैं। अगर आपने जमानत नहीं करवाई तो फिर किसने करवाई? सचमुच? पापा, मजाक बंद करो। महेश सूरी? क्या? महेश सूरी का चेहरा हैरानी से भर गया। क्या मैंने सचमुच गलती कर दी? शायद पुलिस वालों ने मेरे साथ मजाक किया और मुझे सरप्राइज देना चाहा। महेश सूरी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं कबूल करता हूँ। हाँ, मैंने ही जमानत करवाई। सभी छात्र हैरानी से खुशी में बदल गए। लगता है ऋषभ ने ही कर दिखाया। अरे वाह, इस रसूख के साथ तो मुझे ऋषभ से अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। तभी पास खड़ा एक ईमानदार पुलिसवाला इंस्पेक्टर प्रताप और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या हमारा पुलिस स्टेशन इतना हल्का है कि कोई बिजनेसमैन हमारे यहाँ से आसानी से किसी को छुड़ा ले? तुम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये प्रमोद जोशी हमारे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सिद्धार्थ के रिश्तेदार हैं। सिद्धार्थ ने अभी क्राइम ब्रांच में जाकर बात की। हमारे कप्तान ने फ़ोन किया और हमने उन्हें रिहा कर दिया। और तुम्हारे फ़ोन वाले शख्स की बात है तो मुझे पता है। वह शायद हमारे पुलिस स्टेशन के गेटकीपर के किसी दोस्त को जानता होगा। इंस्पेक्टर प्रताप ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बात पूरी की। एक ईमानदार पुलिसवाले के तौर पर मैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ने की इस गलत रवायत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब हैरान रह गए। माहौल इतना अजीब हो गया। बस गेटकीपर का दोस्त जानता है। ये तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। रसूख का क्या हुआ? कितनी शर्मिंदगी। महेश सूरी को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वह जमीन में गड्ढा ढूंढकर उसमें छिप जाना चाहते थे। उन्होंने चुपके से फ़ोन काट दिया। दिखावा फेल हो गया। ऋषभ सूरी को इतना झटका लगा कि वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने नहीं किया तो किसने किया? इंस्पेक्टर सिद्धार्थ कौन है? सभी छात्र एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें सिर्फ एक ही शख्स का नाम याद आया जिसका सरनेम सिद्धार्थ था। क्या ये सिद्धार्थ रॉय? ये नाम सबके दिलों में गूंज उठा। अंकिता जोशी फौरन खुशी से चहक उठी। ये सिद्धार्थ भाई हैं। जरूर सिद्धार्थ भाई होंगे। मुझे नहीं पता था कि सिद्धार्थ भाई अब पुलिस वाले हैं। कितने शानदार हैं। सिद्धार्थ भाई कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? प्रमोद जोशी के चेहरे पर भी संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उनके कोई बच्चे नहीं थे। सिद्धार्थ रॉय उनके दिल में सबसे शानदार छात्र था। हाई स्कूल के 3 सालों तक वह उनके साथ दिन रात रहा। उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह माना था। अब सुनकर कि सिद्धार्थ रॉय क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन गया है, उन्हें दिल से उस पर गर्व हुआ। सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है। उसने मुझे बचाया। फौरन सभी छात्र हैरान रह गए। लड़कियों की आंखें चमक उठीं। अरे, सिद्धार्थ रॉय इतना ताकतवर और शानदार है। हाँ, हाई स्कूल में मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि वो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बन जाएगा। और लगता है उसका रैंक भी बहुत ऊंचा है। कितना शानदार है। पुलिस वाला, मुझे पुलिस वाले भाई बहुत पसंद हैं। सिद्धार्थ रॉय सिर्फ अच्छा ही नहीं, बहुत कमाल का है। मुझे वो बहुत पसंद है। अंकिता जोशी को लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये नहीं चलेगा। सिद्धार्थ भाई सिर्फ मेरे लिए हैं। ऋषभ सूरी पूरी तरह अकेला रह गया। उसका मन टूट गया। कितना बुरा हाल। किसी को परवाह नहीं थी कि उसे शर्मिंदगी हुई या नहीं। पास में सुमित राणा, जो काफी देर से चुप था, को लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। सुमित राणा ने सोचा और बोला, दरअसल सिद्धार्थ रॉय की ताकत अब हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी है। वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है। सुमित राणा की बात ने सबको हैरान कर दिया। सभी छात्र उत्सुक हो गए। क्या सुमित, तेरा मतलब क्या है कि सिद्धार्थ रॉय सिर्फ पुलिस वाला नहीं है? हाँ, जरा बता। 4 लड़कियों ने उत्साह से पूछा। ऋषभ सूरी ने भी चुपके से कान लगाए। उसे अपने दुश्मन की सच्चाई जाननी थी। सुमित राणा फौरन जोश में आ गया और उत्साह से बोला, हम लोग वसंत कुंज से आए थे न। सिद्धार्थ रॉय मुझे अपनी लैम्बोर्गिनी वैनम में यहाँ लेकर आया। वो सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, उसने अपनी कंपनी भी खोली है। वाह, सभी छात्रों के मुंह खुले रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अरे, ये क्या? सिद्धार्थ रॉय इतना अमीर है? लैम्बोर्गिनी की कीमत तो करोड़ों में होती है। हाय राम, सिद्धार्थ रॉय बहुत शानदार है। काश मैंने हाई स्कूल में उसे पसंद किया होता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सुमित, क्या सिद्धार्थ रॉय की कोई गर्लफ्रेंड है? सुमित राणा के पास सिद्धार्थ रॉय के बारे में इतने सवाल थे कि वह 5 मुंह से भी जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी सिद्धार्थ रॉय वापस आ गया। 2 पुलिस वाले उसे देखते ही सम्मान से खड़े हो गए। नमस्ते इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। नमस्ते इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रॉय ने दोनों पुलिस वालों की ओर सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैंने शाम के लिए कुछ टेबल बुक कर दी हैं। तुम लोगों की मेहनत का इनाम देना है। तुमने बहुत काम किया। यहाँ का बाकी काम मैं संभाल लूंगा।
दोनों पुलिस वालों की आंखें चमक उठीं। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। पुलिस वाले खुशी से पीछे हट गए। सब फिर से हैरान रह गए। ताकत क्या होती है? असली ताकत वाले लोग हमेशा कम बोलते हैं। जैसे सिद्धार्थ रॉय। क्या उसने पूरी बातचीत में एक भी बड़ी बात कही? नहीं। दूसरी तरफ ऋषभ सूरी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अंत में उसने कुछ किया ही नहीं। अभी भी शेखी बघार रहा है। बस मजाक था। सरिता जोशी के चेहरे पर कृतज्ञता साफ दिख रही थी। वह फौरन आगे आई और सिद्धार्थ रॉय का हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया सिद्धार्थ, तुमने हमारे प्रमोद को जमानत पर छुड़वाया। अब उसे कम तकलीफ होगी। प्रमोद जोशी एक मर्द थे और वह अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाते थे, लेकिन उनकी आंखों में बहुत खुशी और हैरानी साफ झलक रही थी। मेरे सबसे शानदार छात्र ने कमाल कर दिखाया। उन्हें बहुत राहत मिली। वह गर्व महसूस कर रहे थे। उनका अनुमान सही था। सिद्धार्थ रॉय को वापस आते देख अंकिता जोशी खुद को रोक नहीं पाए। वह दौड़कर गई और सिद्धार्थ रॉय को जोर से गले लगा लिया। वह चिपककर उनकी बाहों में लिपट गई, जैसे कोई चिपकने वाली कैंडी। हूँ सिद्धार्थ भाई, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उसने अपनी चमकीली और जीवंत आंखें उठाईं। आंसुओं से चमकती उन आंखों से उसने सिद्धार्थ रॉय के सुंदर चेहरे को देखा। पापा को बचाने के लिए शुक्रिया। तुम कमाल हो। मैं अब तुम्हारी फॉलोअप बनूंगी। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगी। ये कहकर वह सिद्धार्थ रॉय की बाहों में और चिपक गई। प्रमोद जोशी संतुष्टि से मुस्कुराए। अगर वह सचमुच जेल चले जाते तो सिद्धार्थ रॉय के होने से उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई तो होता। इस बार सरिता जोशी ने कुछ नहीं कहा। वे जवान थे, उन्हें अपनी मर्जी करने दो। बेटियां बड़ी होकर घर में नहीं रुकतीं। एक अनुभवी इंसान के तौर पर वह अपनी बेटी की आंखों में सिद्धार्थ रॉय के लिए जो प्यार देख रही थी, उसे कैसे नहीं समझ सकती थी। ये सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं था। सिद्धार्थ रॉय ने अंकिता जोशी का सिर सहलाया। ठीक है, ठीक है। अगर तू मेरी फॉलोअर बन गई तो भविष्य में शादी कैसे करेगी? कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे चिपकी रहूंगी। अंकिता जोशी ने सिद्धार्थ रॉय को गले लगाए रखा और छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके शरीर से लड़कियों वाली खुशबू आ रही थी और उसका शरीर बहुत नर्म था। इस उम्र में अगर कहें कि उसमें कोई आकर्षण नहीं था तो ये झूठ होगा। लेकिन सिद्धार्थ रॉय बहुत संयम रखता था। आखिर वह अभी छोटी थी और बहुत सी बातें नहीं समझती थी। सिद्धार्थ रॉय ने उसे धीरे से छुड़ाया, फिर मुस्कुराकर बोला, बाहर चल, मुझसे कुछ काम है। सिद्धार्थ रॉय अंकिता जोशी को बाहर इंतजार की जगह पर ले गया। अंकिता, मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर दे। ठीक है। अंकिता जोशी ने आज्ञाकारी ढंग से अपना बैंक कार्ड नंबर दे दिया। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। अभी 10,000 से ज्यादा का कर्ज था। वह सिद्धार्थ भाई को अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। अब नकली शिष्टाचार दिखाना बनावटी लगता। सिद्धार्थ रॉय ने राशि ट्रांसफर कर दी। डिंग, आपके बैंक कार्ड, जिसका आखिरी नंबर 8562 है, में 15 करोड़ जमा हो गए हैं। वर्तमान बैलेंस, अरे ये तो 15 करोड़ थे। सिद्धार्थ भाई ने 15 करोड़ दे दिए। जब अंकिता जोशी ने ये मैसेज देखा, उसकी खूबसूरत आंखें फैल गईं। वह लगभग चीख पड़ी। अरे शुक्र है। सिद्धार्थ रॉय ने अपनी उंगली से उसके नर्म होठों को ढक लिया। शश, ये मेरे पापा की तरफ से है। ओह, ये तुम्हारे पापा के लिए है। उनकी सेहत ठीक नहीं है। वह इतने दिन जेल में रहे। अब थोड़ा आराम करें। तुम कुछ दिन बाद वसंत कुंज आना मेरे पास। वकील का इंतजाम मैं कर दूंगा। सिद्धार्थ रॉय को टीचर प्रमोद के बारे में अच्छे से पता था। अगर वह उन्हें सीधे पैसे देते तो वह फौरन लौटा देते। इसलिए उन्होंने चाल चली और अंकिता जोशी को पैसे दे दिए। इस तरह टीचर प्रमोद के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। हाई स्कूल के 3 साल साथ साथ बिताने के बाद ये गुरु शिष्य का रिश्ता परिवार जैसा हो गया था। अब सिद्धार्थ रॉय को उनका एहसान चुकाने का समय था। हाँ, अंकिता जोशी ने सिर हिलाया। उसकी झील जैसी आंखों में जैसे लहरें उठ रही थीं। आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, प्यार से भरी हुई। उसी समय खूबसूरत अंकिता को सिद्धार्थ रॉय की बाहों में देखकर ऋषभ सूरी के दांत पीसने लगे। वह जलन, ईर्ष्या और नफरत से भरा था। वह चुपके से मौके की तलाश में था। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। मन में सोचा, मौका मिल गया। अब सिद्धार्थ रॉय को बदनाम करने का सबसे अच्छा समय है। टीचर प्रमोद, ये क्या समय है? सिद्धार्थ रॉय को अभी भी बच्चों की निजी बातों की चिंता है। क्या उसे नहीं पता कि आपका मुकदमा अभी चल रहा है? ऋषभ सूरी गुस्से से बोला। टीचर प्रमोद, सिद्धार्थ रॉय को आपकी परवाह नहीं है। मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं वकील लाऊंगा। मैं आपकी सिखाई बातें कभी नहीं भूलूंगा। सिद्धार्थ रॉय ने सिर्फ अंकिता का दिल जीतने के लिए आपको जमानत पर छुड़वाया। मैं, ऋषभ सूरी, ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। टीचर प्रमोद, ये मेरा छोटा सा योगदान है। इस कार्ड में 6 लाख रुपए हैं। आपको इसे लेना ही होगा। पासवर्ड है 68। ऋषभ सूरी ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। ये देखकर टीचर प्रमोद ने फौरन मना कर दिया।
ऋषभ, नहीं, मैं तुम्हारा पैसा किसी भी हाल में नहीं ले सकता। ऋषभ सूरी ने कार्ड वापस थमाया। टीचर प्रमोद, बस ले लीजिए। मुझे पता है कि मुकदमे में आपका बहुत पैसा खर्च हुआ है। अब आप कर्ज में डूबे हैं। ये मेरा छोटा सा योगदान है। ऋषभ सूरी हंसा। उसकी चाल कामयाब हो गई। इस शानदार चाल से न सिर्फ ऋषभ सूरी अपनी अच्छाई दिखा सकता था, बल्कि सिद्धार्थ रॉय को भी बुरी तरह दबा सकता था। चाहे सिद्धार्थ रॉय कितना भी पैसा दे दे, ये सिर्फ उसकी गलती को साबित करता था। ये दिखाता था कि उसने टीचर प्रमोद को जमानत पर सिर्फ अंकिता जोशी का दिल जीतने के लिए छुड़वाया। ये चाल तो कमाल थी। आखिर टीचर की पत्नी सरिता जोशी एक औरत थी। उन्हें कुछ शक था। उन्होंने कमरे के बाहर झांका। सिद्धार्थ रॉय और अंकिता जोशी हंस रहे थे। उन्हें शक होने लगा, अगर ऋषभ सूरी ने सचमुच सिद्धार्थ रॉय को ऐसा इंसान साबित कर दिया तो क्या होगा। और प्रमोद जोशी अभी जमानत पर थे। एक हफ्ते बाद फिर से अदालत में पेशी थी। ये 6 लाख रुपये तो मुसीबत में जान बचाने वाले पैसे थे। इस हालत में उनके पास अगले मुकदमे के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फौरन बैंक कार्ड छीना और मुस्कुराकर मनाने लगी, प्रमोद, ये ऋषभ की हमारी मदद है, इसे रख लो। ऋषभ सूरी के होंठों के कोने मुड़े और वह ठंडी मुस्कान के साथ हंसा। सचमुच किस्मत मेरे साथ है। मैं, ऋषभ सूरी, तो जैसे चाणक्य हूँ। चालबाजी और हिसाब किताब में सिद्धार्थ रॉय, तू मुझसे बेहतर हो सकता है। तभी अंकिता जोशी सिद्धार्थ रॉय का हाथ पकड़े वापस आए। माँ, तुम क्या कर रही हो? तारांकन अध्याय 49। मैं सचमुच दिखावा नहीं करना चाहता था, तुमने मजबूर किया तारांकन। सिद्धार्थ रॉय, तुम सही समय पर आए। ऋषभ सूरी जैसे ड्रामे में डूब गया। वह गुस्से से बोला, मुझे नहीं लगा था कि तू इतना मतलबी है। टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़वाने के बाद तू सिर्फ अंकिता के साथ मस्ती में लगा है। क्या तुझे नहीं पता कि टीचर प्रमोद का मुकदमा अभी चल रहा है? सिद्धार्थ रॉय चौंक गया। मुझे पता है। हाँ, ऋषभ सूरी ने ठंडी हंसी हंसी। तुझे जरा भी फिक्र नहीं है। मुझे दिल्ली में एक वकील पता है। वह टीचर प्रमोद की सजा को 3 साल तक कम कर सकता है। 3 साल? क्या वो फिर भी जेल नहीं जाएंगे? सिद्धार्थ रॉय ने भौहें सिकुड़ी। 3 साल भी बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि टीचर बिना किसी सजा के रिहा हो जाएं। हाँ, ऋषभ सूरी हंसा। बरी करना? तेरा ये दिमाग? कौन सा वकील टीचर प्रमोद को बरी कर सकता है? सुमित राणा को अचानक एक विचार आया। मुझे पता है, दिल्ली के न्याय एसोसिएट्स में एक वकील देवराज सोलंकी हैं। वह जरूर टीचर प्रमोद को बरी कर सकते हैं। सभी छात्र आपस में फुसफुसाने लगे और चर्चा करने लगे। क्या न्याय एसोसिएट्स के वकील देवराज सोलंकी? क्या वो वही वकील हैं जिनका 14 साल से कोई केस हारा नहीं? लेकिन उनकी फीस तो करोड़ों में है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्हें बुक करने के लिए बहुत बड़े रसूख की जरूरत होती है। टीचर प्रमोद के लिए उन्हें वकील बनाना लगभग नामुमकिन है। उनके हिसाब से टीचर प्रमोद की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतना बड़ा खर्च उठा सकें। ऋषभ सूरी ने जैसा कहा, सजा को 3 साल तक कम करना भी बहुत बड़ी बात थी। ये सुनकर ऋषभ सूरी और गर्व से भर गया। सिद्धार्थ रॉय, तू पुलिस वाला है तो क्या? तू स्पोर्ट्स कार चलाता है तो क्या? वकील देवराज सोलंकी की करोड़ों की फीस तू एक बात से कैसे देगा? तूने ये सब अपनी असली मंशा छिपाने के लिए किया है न? ऋषभ सूरी ने चालाकी से हंसकर कहा। सुमित राणा को और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह फौरन बीच में आया और समझाने लगा, ऋषभ, बस कर। टीचर प्रमोद को जमानत पर छुड़ाने के लिए सिद्धार्थ रॉय का रसूख ही काम आया। ऋषभ सूरी का माथा काला पड़ गया। उसे याद आया कि उसके पापा ने टीचर प्रमोद को जमानत पर नहीं छुड़वाया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। तू कौन सी बात उठा रहा है? ऋषभ सूरी बहुत गुस्सा हुआ और पलटकर बोला, सुमित, क्या तुझे नहीं दिखता? सिद्धार्थ रॉय का असली मकसद सिर्फ अंकिता है। ऋषभ सूरी की बातों ने सभी छात्रों के दिमाग को प्रभावित कर दिया। उसकी बातें कड़वी थीं, लेकिन सही लग रही थीं। वरना सिद्धार्थ रॉय इतनी जल्दी अंकिता को बाहर क्यों लेकर गया? सभी छात्र सिद्धार्थ रॉय को शक भरी नजरों से देखने लगे। सिद्धार्थ रॉय ने बेबसी से सिर हिलाया। मैं सचमुच सफाई देना नहीं चाहता। क्या मुझे ऐसे इंसान को सफाई देनी चाहिए? हालांकि सिद्धार्थ रॉय बहुत सहनशील था, लेकिन खूबसूरत अंकिता जोशी को ऐसा नहीं लगा। उसे पता था कि ऋषभ सूरी सही गलत को उलट पुलट कर रहा था। ऋषभ सीनियर, बहुत हो गया। अंकिता जोशी कुछ कदम आगे बढ़ी। उसका प्यारा चेहरा गुस्से से भरा था। वह सिद्धार्थ रॉय के लिए लड़ने को तैयार थी। सिद्धार्थ भाई हमेशा पापा की फिक्र करते हैं। अभी बाहर जाने के बाद सिद्धार्थ भाई ने पापा के लिए 15 करोड़ रुपए दिए। सिद्धार्थ भाई बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है जैसा तू सोच रहा है। क्या 15 करोड़? ऋषभ सूरी हंस पड़ा। ये लड़की अब सिद्धार्थ रॉय को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। क्या मुझे ये बात मान लेनी चाहिए? ऋषभ सूरी ने सबकी ओर देखा। क्या तुम सबको ये बात सच लगती है?
15 करोड़। मुझे नहीं लगता कि सिद्धार्थ रॉय बाहर सिर्फ इसके लिए गया था। सभी छात्र चुप रहे, किसी ने अपनी राय नहीं दी, वरना बाद में शर्मिंदगी हो सकती थी। अंकिता जोशी ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और बैंक के मैसेज को सबके सामने पढ़ दिया। सबने देखा, 15 करोड़। ये कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।